नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा। आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आने से 1.5-2 महीने पहले से हमने इसको लेकर आपको सूचनाएं दी कि कैसे ये बहाली जो है बीपीएससी सिविल सेवा के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। हमने आपको लगभग हर एक सीट जो है वो आयोग में पहुंचने से पहले हमने आपको बताया कि कितने कितने पदों पर यह बहाली होने वाली है और कौन कौन सी सेवाओं के लिए कितने पद होंगे इस बार। हर एक प्रक्रिया मेरे नज़रों से गुजरा हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ, और बड़ा ही विवादित ये परीक्षा रहा। जितना बड़ा एग्ज़ाम उतना ही बड़ा विवाद भी रहा। ये वीडियो लंबा होगा और इसकी शुरुआत हम एकदम शुरू से करेंगे। एकदम शुरू से इन द सेंस जब बीपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं वो परमार रवि मनु भाई जी जब से ज्वाइन किए और उन्होंने परीक्षा में पेपर लीक से बचने के लिए मल्टीपल क्वेश्चन सेट का प्रयोग किया। वीडियो लंबा होगा, इत्मीनान से आप देखें, हर एक बिंदुओं पर चर्चा होगी और आपको तय करना है कि आखिर कहाँ यह आंदोलन जो है भटका, कैसे जो है अपने इतने बड़े प्रभाव के कारण, इतने लंबे आंदोलन के कारण जो सभी जगहों पर लड़ा गया, उसके बावजूद भी ये फ्लॉप रहा, अपने उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि बीपीएससी के नए चेयरमैन साहब आए, TRE 3 पेपर लीक हुआ था और उनको जिम्मेदारी थी सबसे महत्वपूर्ण कि TRE 3 का ये एग्ज़ाम लिया जाए। और आपको हम बता दें कि उनके द्वारा एक नया फार्मूला अपनाया गया कि भाई मल्टीपल क्वेश्चन सेट जो है हर एक सेंटरों पर अलग अलग जो है क्वेश्चन पेपर यूज़ किए जाएं और इसके साथ साथ सरप्राइजिंग एलिमेंट रखा जाए, यानी कि प्रश्नों को लेकर जो है ऐसा रखा जाए कि छात्र जो हैं उन पहले से गेस न कर पाए। मूलतः देखा जाए तो ये पेपर लीक रोकने का प्रयास किया गया था और उसी समय ये बातें निकली कि देखिए ये TRE 3 में आजमाया जा रहा है, ट्रायल लिया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि 70वीं सिविल सेवा में मल्टीपल क्वेश्चन सेट यूज़ किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। हमने एक एक खबर इससे संबंधित दिखाया और आपको बताते रहा कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू होने की कवायद चल रही है और ऐसे बयान भी दिए गए कि आगे होने वाले सभी परीक्षाओं में ये फार्मूला अपनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय ये कहा गया कि अगर छात्रों की संख्या अधिक होती है तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा लिया जा सकता है और मल्टीपल क्वेश्चन सेट का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय तक ये लग रहा था कि 10 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होगा और बिहार में जो है 6 लाख के आसपास एक शिफ्ट में परीक्षा करा लेने की क्षमता जो है यहाँ पर है। और बताएं आपको कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर 2022 में बहुत ज़्यादा विरोध हो चुका था, इसलिए आयोग के द्वारा जो है वो प्राइवेट कोचिंग के शिक्षकों को बुलाया गया इस पर राय मशवरा करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 को। वहाँ एक अलग प्रकरण हुआ, कुछ शिक्षकों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिया गया, कुछ बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने विरोध किया। और आपको बताएं कि उसमें ये कहा गया कि शिक्षकों से बात करने के बाद हम छात्रों से भी बात करेंगे, लेकिन छात्रों से बात नहीं की गई क्योंकि TRE 3 के रिजल्ट के समय चल रहे थे और छात्रों से जो वार्ता करने की बात थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन इस दौरान आयोग के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होंने जो नोटिस में लिखा है अपने, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन सेट या फिर एक से अधिक जो पालियों में परीक्षा लिया जा सकता है। और आयोग की चुप्पी जो है, लगातार हम भी प्रश्न करते रहे कि इस पर स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि बिहार के छात्र जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी भागते हैं। बहुत उनको एक तरह से कहा जाए चिढ़ है और चिढ़ का वजह ये है कि कहीं ना कहीं उनका जो है आयोग पर
विश्वास नहीं है। वजह यही है। और बताएं आपको हम कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट जो है वो तय किया गया और दिसंबर शुरुआत तक जो है वो इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिए गए। आपको बता दें 6 दिसंबर को छात्र नेता दिलीप के द्वारा आंदोलन का कॉल किया गया और 5 दिसंबर तक भी ये रिक्वेस्ट किया गया शाम तक, सुबह 6 दिसंबर के 10 बजे तक, कि एक नोटिस जारी कर दें, हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन बता दें आपको कि आयोग के द्वारा जो है इस पर कोई सीरियस ध्यान नहीं दिया गया और 6 तारीख को जो है शुरुआत आप देखे होंगे कि बीपीएससी के सामने जो है बेली रोड पर लाठियां चली, खूब जो है हंगामा मचा। और आपको बताएं कि छात्र जो है गर्दी बाग भी पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पर जो है पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ देर पहले से, जिसको लेकर कोई भी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी। और बताएं आपको हम कि शाम होते होते आयोग को ये लग गया, जिस तरह का गर्दी बाग में भीड़ था, कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है स्पष्टीकरण आवश्यक है। और देखा जाए तो औपचारिक रूप से आयोग ने शाम 6 दिसंबर को ये स्पष्ट किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन 6 दिसंबर को एक और घटना होती है और 6 दिसंबर को ही हम आपको बता दें ये विवाद की पटकथा लिख दी गई। 6 दिसंबर को आपको याद होगा कि आंदोलन बुलाया गया था सिर्फ नॉर्मलाइजेशन न किया जाए इसको लेकर स्पष्टीकरण दे आयोग। लेकिन एक बजते बजते 2 मांग उसमें और ऐड हो गया और वो नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा प्रभावी ऐड हुआ। वो था एग्जामिनेशन को एक्सटेंड करना और दूसरा था कि फॉर्म को रीओपन करना। और बताएं आपको कि छात्र नेता दिलीप का कॉल सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को लेकर था और एकाएक 1 बजे से इतना ये सर्कुलेट हुआ कि हमें भी 2 बजे से उनकी मांगों को उठाना पड़ा। हमें पता नहीं था कि ये भी मांग चल रहा है इसमें। और बताएं आपको हम कि डेट तो नहीं बढ़ा, रीओपन नहीं किया गया और शाम को जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का नोटिफिकेशन आया उसके अगले दिन ही छात्रों का कुछ टीम जो है वो पहुंचता है विजय कुमार सिन्हा के पास एग्जाम एक्सटेंड करवाने के लिए। लगातार प्रयास किए जाते हैं उनके द्वारा और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ही बीपीएससी के चेयरमैन छात्रों से जो एग्जाम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और एक्सटेंड होने का एक और भी कारण था कि बड़ा ही ऊहापोह नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 70वीं जो है पूरा जो है वो डायलेमा में ही चला है, चाहे पीटी हो या मेंस हो। तो बताएं आपको हम कि चेयरमैन साहब मिले लेकिन वो इनकार कर दिए डेट बढ़ाने को लेकर। उसके बाद भी छात्रों के द्वारा प्रयास किए गए और देखिए कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया। बापू परीक्षा केंद्र पर विवाद हुआ। विवाद में मैं भी गया था वहाँ पर। मैंने देखा कि कैसे छात्र जो हैं वो क्वेश्चन का बंडल लेकर बाहर चले आए थे और इतना तय था कि कार्रवाई होना है, छात्रों को इस पर कार्रवाई इस पर जरूर होगा। हुआ भी। और बताएं आपको हम कि इसके बाद मेन खेल यहीं से शुरू होता है। 15 दिसंबर को आपको हम बता दें कि आयोग का एक लेटर जारी होता है कि डीएम के रिपोर्ट जो हैं, जो बापू परीक्षा परिसर में जो विवाद हुआ उसको लेकर मिल गया है। 16 को इससे संबंधित एक बैठक की जाएगी और शाम को मैंने खबर किया कि कल पूरा चांस है कि बापू परीक्षा परिसर के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा, नए सिरे से उसका एग्ज़ाम हुआ। ऐसा हुआ भी। लेकिन आपको बता दें 16 दिसंबर को एक से एक लहर चला कि नहीं, बापू परीक्षा परिसर नहीं, पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए।
और आपको बता दें, हमें आयोग और सरकार के कुछ लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि देखिए, आप फोटो को देखिए, जो लोग एग्ज़ाम एक्सटेंड करवाने के लिए नेताओं के पास, डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं, वही चेहरे जो हैं वो री एग्ज़ाम के लिए भी लगे हुए हैं। यानी कि ये शुरुआत में ही आपको बता दें कि प्रशासनिक लोगों के द्वारा, आयोग के लोगों के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये आंदोलन जो है वो पहले से प्री प्लान है, एग्जाम होने से पहले ही प्री प्लान था और बापू परीक्षा केंद्र एक अच्छा बहाना मिल गया। ऐसी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये उस समय कहा गया। और री एग्ज़ाम को लेकर हमने भी जब पूछा आयोग में, तो उनका यही कहना था कि आखिर किस आधार पर हम री एग्ज़ाम देंगे। 912 सेंटर थे, जहां पर एक सेंटर पर गड़बड़ी की हमें सूचना मिली, जिसे हमने रद्द कर दिया। बाकी 36 जिलों के डीएम के द्वारा शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में परीक्षा होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हम एग्ज़ाम कैसे रद्द कर सकते हैं? और बताएं कि 18 दिसंबर से छात्र जो हैं गर्दी बाग में बैठ गए। लेकिन एक और चीज़ देखिए आप, 18 दिसंबर को कौन लोग बैठे गर्दी बाग में? छात्र थे ही, लेकिन छात्र के साथ साथ बहुत सारे कोचिंग के शिक्षक भी थे। और ये कैसे शिक्षक थे? नया नया बीपीएससी के क्षेत्र में कदम रखे थे या रखने वाले थे। इन सभी लोगों के द्वारा आप देखेंगे, आप देखिए, आप कितने टीचर थे, दिल्ली से लेकर पटना से कहां से टीचर आके बैठे हुए थे वहां, जिसका नाम पहले कोई नहीं जानता था। और उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर आप सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन चला, सिविल सर्विसेज के पटना या कहें दिल्ली में एक से एक टीचर हैं, कोई भी फेमस चेहरे के द्वारा जो है इस आंदोलन में अपनी भूमिका नहीं निभाई गई। वैसे लोग थे जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। ऐसा अगर था कि सभी शिक्षक इससे जुड़ते, जो वर्षों से पढ़ाते हैं, जो फेमस चेहरा हैं, वो लोग शामिल नहीं हुए इस परीक्षा में। और यहीं से प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये छात्रों का आंदोलन है या फिर नए नए शिक्षकों का आंदोलन है। आपको बताएं, आंदोलन में छात्रों की जो भूमिका बहुत बड़े स्तर पर हुई, वो हुई 25 दिसंबर को, जब बीपीएससी के बाहर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। छात्रों को ऐसे तरीके से मारा गया जो किसी के गले नहीं उतर रहा था, जबकि छात्र वहां पर विनती करने की मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन बर्बरतापूर्ण उनकी पिटाई की गई। और उसके बाद जो है आंदोलन में मुख्य रूप से छात्र जो हैं वो जुड़ना शुरू किए। ऐसे ऐसे छात्र आए जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये लोग भी आएंगे। और आप देखिए कि 25 के बाद जो है वो पूरा मोशन तैयार हो गया। इतना तगड़ा उसका ये तैयार हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस इसमें बढ़ गया। और आपको बता दें कि आप देखते होंगे कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का विरोध किया जाता है। और विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आंदोलन भी पॉलिटिकल पार्टी के आने के बाद से तय हो गया कि सरकार तो नहीं मानने वाली है। चुनावी साल है बिहार में और युवाओं का मुद्दा है। बीपीएससी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। और इस आंदोलन में तेजस्वी यादव आते हैं और कहें कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, री एग्जाम तो होना ही होगा। राहुल गांधी आते हैं, पप्पू यादव आते हैं, प्रशांत किशोर आते हैं। सरकार इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है? अगर जिस तरह ये री एग्ज़ाम जो है अपना मोशन बनाए हुए था, पूरे देश की नज़र थी, नेशनल मीडिया में ये खबरें चल रही थी, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के द्वारा शिरकत की गई इस आंदोलन में। और ऐसे में अगर सरकार या आयोग झुकती तो सारा क्रेडिट जो है वो विपक्ष को चला जाता। उसी दिन ये तय हो गया कि सरकार और आयोग तो नहीं देने जा रही है। इस पर
बहुत सारे छात्रों ने, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, इसे छात्रों तक ही सीमित रखना चाहिए था। और हमने सुना पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट जो तैनात थे, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि ये तो पॉलिटिकल आंदोलन है, इसको सारा फंडिंग, सारा सपोर्ट जो है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है। अलग अलग समय पर उनके कार्यकर्ता आते थे। देखिए, स्पेशल सेल के वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई थी जो छात्र बन के ही थे, और हर एक रिपोर्ट वो दे रहे थे कि कैसे क्या चल रहा है। और आपको बता दें, बड़े स्तर पर पैसे की जो है उगाही भी की गई वहाँ से। न जाने कितने QR स्कैन घूम रहे थे। शुरू में आप देखिए, खाने पीने और जो व्यवस्था किया गया था, गर्दीबाग थाना ही बताता था यार ये पूरा फंडिंग है, ये लोग कभी 1 महीना बैठेगा, शाहीन बाग बनाएगा लोग इसे। ये उस समय बयान दिए जा रहे थे। और सबसे बड़ा गलती ये रहा कि छात्र जो हैं, चलिए आंदोलन में आपकी ज़रूरत थी कि जो आपको सपोर्ट करेगा आप उसके हितैषी बन जाते हैं, लेकिन ये नुकसान पहुंचाया। आपने हर एक को वेलकम कर दिया, और यही वजह था कि ये छात्र आंदोलन से बदल कर कुछ और हो गया ये। और यही वजह है कि इस आंदोलन की मांगों पर सरकार ने सीरियस नहीं लिया। अब देखिए किस तरह ये किया गया कि सबसे पहले आपको बता दें, प्रशांत किशोर जी हैं, गांधी मैदान लेके गए, छात्रों को पिटवा दिए, खुद निकल गए थे। फिर अगले दिन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करवाएं, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद अनशन किए वो, खैर 15 दिन अनशन किए वो। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जो है वो बिहार के ही युवाओं के लिए अनशन किया हो। लेकिन अनशन तोड़ने के बाद वो भी एक तरह से टाटा बाय बाय कर लिए इसको। उसके बाद जैसे तैसे छात्रों के द्वारा, और रमांशु सर का जो है योगदान काफ़ी अहम रहा है, शुरू से जुड़े रहे हैं वो इस आंदोलन में। और बताएं आपको हम कि जैसे तैसे वो मोर्चा पर डटे रहे। देखा जाए तो 6 जनवरी के बाद से ही आंदोलन को सभी लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया था। प्रशांत किशोर के द्वारा जो है मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला 16 जनवरी को, जब पप्पू कुमार मामले में जस्टिस एस चंदेल के द्वारा जब यह कहा गया वकीलों के द्वारा कि आप रिजल्ट पर रोक लगा दें, कि जब तक मामला रफा दफा नहीं होता है तब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित आयोग न करे। लेकिन जज साहब के द्वारा रिजल्ट पर स्टे नहीं लगाया गया। अगर रिजल्ट पर स्टे लग जाता तो पूरी संभावना थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता था। और मैंने उस समय लगातार ये कहा था कि अगर रिजल्ट दे दिया गया, और बीपीएससी जल्दी करेगा रिजल्ट देने में, ये हमेशा से रहा है, रिजल्ट दे दिया जाएगा और 21,581 छात्रों को ढाल बना लिया जाएगा। और वैसा हुआ भी। 20 या 21 जनवरी को पीटी का रिजल्ट घोषित किया गया, और री एग्ज़ाम का जो है वो 75% चांस उसी दिन खत्म हो गया। क्योंकि अब कोई भी कोर्ट बड़ा फैसला लेने से पहले ये 21,000 छात्रों को उनको कंसीडर करना पड़ेगा। और बताएं आपको हम कि यही वजह रहा कि उसी समय से ये लगने लगा कि री एग्ज़ाम तो कम से कम नहीं होने जा रहा। फिर से आपको बता दें कि अगला इंडिकेशन जो है वो मिला आपको 4 मार्च को। 4 मार्च को आपको बताएं कि जैसे ही बीपीएससी और बिहार सरकार के वकीलों के द्वारा जस्टिस एस चंदेल की बेंच में यह कहा गया कि इसे डबल बेंच में आप
रेफर कर दे इस केस को। आखिर आप सोचिए कि बीपीएससी या सरकार के द्वारा जो है उसे डबल बेंच में ही क्यों मंगाया गया? जरूर कोई ना कोई उन्हें ऐसा लगता था, पहले से केस चल रहा था आनंद लीगल जो हैं उनके द्वारा, और उन्हें लग रहा था कि हमारे लिए ये सेफ ग्राउंड है जहाँ पर हम आसानी से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जो केस था उसका परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं था। और देखिए कि जब 7 मार्च को सुनवाई हुआ, कोर्ट में रिक्वेस्ट किया गया कि मेंस पर आप स्टे लगा दें। साधारण चीज़ होता है मेंस पर स्टे लगाना, लेकिन कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं लगाया गया। यह भी एक इंडिकेशन था जिससे ये लगता था कि री एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। तो आज निर्णय आया, और इस निर्णय का देखिए, हमें भी ये आशा नहीं था कि इस तरह से रफा दफा कर दिया जाएगा। हमें था कि चलो री एग्ज़ाम नहीं मिलेगा, लेकिन इंक्वायरी हो, एक्स्ट्रा रिजल्ट हो, प्रश्नों को लेकर जो है वो आयोग से पूछताछ हो, या जो भी है कि भाई हर एक साल आप क्यों ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि जितना बड़ा ये आंदोलन था, जितने दिन चला, इसका रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले दिन से ही सरकार की नज़र में ये प्लान्ड, पहले से सुनियोजित आंदोलन माना गया। कई जगह से ये बात हमें कन्फर्म हुई थी। हमने कई बार आपको बताने की भी कोशिश की थी कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप था, टूलकिट था, जो कि हर एक जगह कुछ भी बोलने से मना कर रहा था। आपको री एग्जाम का माला जपना है, कुछ भी हम बोलें उसको सपोर्ट करना है। देखिए, हमारा काम आपको वास्तविकता बताना है। शुरू से मैं बोलते आया हूं, कई बार हमने इंडिकेट करने की कोशिश की। और देखिए पहले कि ये आंदोलन कैसा था कि छात्र नेता दिलीप, उनकी बात होना जरूरी है। पिछले 10 सालों से आप जानते हैं कि बिहार में अगर छात्र नेता के रूप में कोई फेमस है वो दिलीप है। और आपको हम बता दें कि चाहे 6 दिसंबर हो या उसके बाद, बहुत सारे लोगों के द्वारा दिलीप पर टारगेट किया गया कि इसे अपने रास्ते से हटाओ। 6 दिसंबर को आपको याद है ना, गर्दनीबाग में किस तरह आंदोलन किया गया। 2 में बटा हुआ था आंदोलन। नौटंकी किया एक आदमी, जेल गया दिलीप। क्या क्या खेल हुआ, झूठ बोला गया गिरफ्तारी के नाम पर, और 3 मांग जो है उस जब तक पूरा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन आया उसके बाद एक से एक खेल शुरू हो गया। जेल से आने के बाद दिलीप जो हैं वो 18 दिसंबर के एक आंदोलन में शामिल होते हैं। और देखिए कि एक माहौल बनाया गया कि कुछ शिक्षक नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो ये मांग पूरा नहीं होने वाला है। एक क्रिएट किया गया माहौल और दबाव बनाया गया कि दिलीप को वहां से छोड़ के चले जाना है। मेरी बात दिलीप से हुई, कई बार हुई। इस दौरान मैंने पूछा कि आखिर गर्दनीबाग इस तरह छोड़ के जाने का क्या वजह है, आखिर क्यों गए आप छोड़कर। जवाब मिला कि वहां पहले दिन से ही साजिश चल रहा था कि हम कैसे भी वो जगह छोड़ें। लेकिन बहुत सारे छात्र थे जो हमें ज़बरदस्ती, और उनका ये था भी छात्र हैं तो हम हैं वहाँ पर, और मैक्सिमम छात्र जो हैं वो ये चाहते थे कि हम ही आंदोलन की अगुवाई करें, हम रहे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसा दबाव बनाया गया कि अगर दिलीप नहीं हटेंगे तो शिक्षक लोग नहीं आएगा, शिक्षक नहीं आएंगे तो उनके साथ छात्रों का भीड़ नहीं आएगा, शिक्षक नहीं आएंगे तो मीडिया कवरेज उतना नहीं मिलेगा।
ऐसा परिस्थिति बना दिया गया और वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, फिर बाद में जैसा होगा बुला लेंगे। और दिलीप को आप जानते हैं, वो स्वाभिमानी आदमी, अपने जवान पर रहने वाला। बहुत दुख हुआ। वो मुझे याद है कि एक दिन वो गर्दनी बाग के चारों तरफ घूमते रहे, लेकिन गर्दनी बाग नहीं आए, क्योंकि हम पूछे कि भाई ये कैसा क्या चल रहा है, तो उनका कहना था कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे रहने से बहुत लोग नहीं आएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग आए, लेकिन नहीं आए। अंत में दिलीप को ये बात बहुत ये लगा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि आप चले जाइए, आपकी वजह से बहुत लोग नहीं आ पा रहा है, कुछ लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। और यही कहा गया कि आप बोल दीजिएगा कि बीमारी का बहाना कर लीजिएगा। ये बात दिलीप को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और यही वजह है कि आप देखे होंगे, लेकिन दिलीप का कम से कम ये था कि चलो हम जा रहे हैं, लेकिन वो कोई बयान नहीं दिए, अपना एकदम जो है वो दूरी बना कर रख लिए। और आपको बता दें कि जिनको हटाने के लिए सारा खेल हुआ और वो लोग जो है लास्ट में आए। और देखिए कि 30 जनवरी को जब बीपीएससी के बाहर जो है वहाँ पर जब छात्र जा रहे थे, पुलिस के द्वारा रोका गया और सभी लोगों को उठा कर हटाया गया, रमांशु सर को जेल भेज दिया गया। उसके बाद आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया था। रमांशु सर बेउर जेल थे। आप देखिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 फरवरी के आसपास, और उसी बीच में दिलीप की फिर से एंट्री होती है एक दिन के लिए। सभी चैनलों पर वो बाइट देते हैं और वो बताते हैं कि भाई जो हमें बाहर किए, जो दबाव बनवाएं कि आप गर्दी बाग छोड़ें तभी हम आएंगे, कहाँ है वो? आए। आपने आंदोलन को कमज़ोर किया, न खुद आए, और जो था पहले से उसको भी आपने प्रेशर डलवा के बाहर कर दिया। ये ऐसा सिचुएशन बनाया कि वहाँ से चला जाना पड़े। और देखिए कि ये 6 फरवरी को बयान दिया गया और 8 फरवरी से एकाएक जो है वो बयानों का दौर शुरू होता है। सबूत मिल गया, री एग्ज़ाम हम लेके रहेंगे, बहुत बड़ा सबूत मिला है। लगातार सारे मीडिया पर ये दावा जो है वो किया जाना शुरू हुआ कि री एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है, बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है, हम आएंगे गर्दनी बाग, वहाँ पर जो है सरकार को हिला के रख देंगे। 7-8 दिन पूरा बैकग्राउंड बनाया गया और अंततः 2.0 आंदोलन का शुरुआत गर्दनी बाग से हुआ। वास्तविकता में बताता हूँ आपको, उस समय नहीं बोलता था मैं। आंदोलन कौन सा ऐसा आंदोलन है जो पूरे दिन के लिए शुरू किया जाए और शुरू हो 4 बजे शाम से, 3:30 बजे तक वहाँ 10 लोग रहते थे और सीधे 4 बजते बजते 2-3 हज़ार लोग हो जाते थे। बसों पर लाद के लाया जाता था। 1 घंटा वही भाषण हुआ, दावे पर दावे किए गए और 5-5:30 बजे तक वो आंदोलन फिर बसों में लाद कर घर। और पूरे दिन जो है वहाँ पर मुश्किल से 10-12 लोग रहते थे। और 3 दिन जो 2.0 आंदोलन चला, उसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 50 भी छात्र बीपीएससी के नहीं थे। क्या क्या दावा किया गया, गालियां दी गई, हम पे आरोप लगाया गया, बहुत सारे आरोप, मुझे भी नहीं पता। 8 भाई क्या है, सीट रिजर्व कराए हैं, भाई का सीट रिजर्व कराए हैं तो 5 को सीट रिजर्व कराए हैं, 80,000 का महीना मांगता है, हर एक रोज नया दवाई। और आप ही सोचिए कि उनके द्वारा जितने दावे किए गए, चाहे जितने भी शिक्षक थे उनके द्वारा जो भी दावे किए गए, क्या एक में भी हकीकत था? एक को भी वो जमीन पर उतार सके, एक को लेकर भी वो प्रमाण दे सके? जो प्रश्न पूछे उसी को भी बाधित बना दो, उसी पर प्रश्न खड़ा कर दो, उसी पर झूठे आरोप जो है ठोक दो। लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं।
कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि हाँ आप जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि दिलीप के ये बात बोलने के बाद जो है वो 2.0 का आगाज हुआ और सारे जगह क्या अफवाह फैलाया गया कि सरकार के बहुत नज़दीकी लोग हैं, जरूर कोई ना कोई क्लू मिला है, या फिर इनडायरेक्टली इन्हें कह दिया गया है कि आप आंदोलन कीजिए, हम कैंसिल कर देंगे और सारा श्रेय जो है आपको मिल जाएगा। बहुत सारे छात्र नेता बनाने की भी कोशिश की गई इस दौरान। और देखिए कि जब 2.0 शुरू हो रहा था उसके पहले 4-5 पुराने लोग को बुलाया गया और छात्र नेता दिलीप के खिलाफ जो है वो लगातार अंट संट बयान दिलवाए गए। आप देखे होंगे कि 14-15 फरवरी के आसपास खूब अंट संट बयान दिलवाए। जो आदमी आंदोलन को 1-1.5 महीना पहले छोड़ के चला गया है, जो उस पर एक बयान देने को तैयार नहीं है, उसके बारे में आखिर क्यों अंट संट बुलवाया गया? आप सब सोचिए। फिर से आपको याद होगा कि 25 दिसंबर के बाद कुछ शिक्षकों को पुलिस जो है वो गर्दनीबाग से रात को उठा कर ले गई थी। उन लोगों को लेकर खबर क्या चलाया गया, पुलिस ने क्या दिया कि ये पूरा नेक्सस है जो कि दिल्ली से काम कर रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं, वहां से लड़के आ रहे हैं। तो बताएं आपको हम कि ये विशुद्ध जो है छात्रों का आंदोलन रहा ही नहीं। ये सरकार और आयोग की नज़र में हो गया कि पॉलिटिकल है, फंडेड है, इस तरफ इसे मोड़ा गया। सब लोग सोचते थे कि ये किसी को नहीं पता होगा, हर एक आदमी को ये पता था। और क्यूआर स्कैन, क्यूआर कोड जो है वो खूब जम के बांटा गया। एक से एक लोग जो हैं वो कितने कितने हजार लाख रुपए वसूले। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि जितने भी शुरुआत में टीचर थे, किसी बहाने से उनको गर्दनीबाग छोड़ना पड़ा तो सबसे पहले जाकर वो मेंस का ही क्लास शुरू किए। और आपको बता दें, एक गुरुजी तो ऐसे थे कि वहीं पर क्लास लेना शुरू कर दिए थे गर्दनीबाग में, वो भी मेंस में एसए का। और वहाँ के छात्रों ने कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग री एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर एसए का क्लास चला रहे हैं मेंस का और कह रहे हैं कि री एग्जाम चाहिए। तो समझिए ऐसे ऐसे लोग थे वहाँ पर। ये सुनामी, भूकंप, ये लोग जो हैं राजकुमार टाइप के केवल डायलॉग मारने वाले, कितने दिन हुआ गर्दनीबाग गए हुए, कितने दिन आप पटना हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन जैसे स्क्रीन आया एकदम राजकुमार का डायलॉग जो है, इतने सबूत देंगे, ये अपना जगह होगा, अपना वकील होगा, सीना चीरेंगे तो री एग्जाम, री एग्जाम। अरे शर्म नहीं लगता है ये सब झूठ बोलते हुए? और सारे में जो बयानवीर थे, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्या क्या बयानवीर जो लोग थे, कोई नहीं आया। सारा लोग जो है लॉलीपॉप दिए हुए है। यहाँ पर 2-4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए, सारा लोग लॉलीपॉप दिए हुए है। सारा लोग अपना पहले से एजेंडा में, कितने लोगों को जानता हूं जो कि री एग्जाम के लिए आए थे, लेकिन उनका री एग्जाम उनके पर्सनल इंटरेस्ट में सबसे नीचे था। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में सुनते हुए देखा गया था कि इस आंदोलन को लंबा खींचो, बहुत पैसा आ रहा है। सब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ छुपा नहीं बात है। नहीं शेयर मैंने किया आपसे, लेकिन बता दें आपको, ये आंदोलन मैंने आज एक दिन में वीडियो किया था, बोला था कि उद्देश्य से भटक गया था। जो टारगेट जो है वो घटना से पहले ही जो है वो टारगेट फिक्स कर दिया गया था। अरे भाई, बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुआ, आयोग ने तो कैंसिल कर दिया था, तो फिर बापू परीक्षा केंद्र पर आपको पूरा मुकदमा लड़ने का जरूरत क्या पड़ा? क्वेश्चन पेपर जो है नॉर्मलाइजेशन 2 फेज में पेपर हुआ, कैसे रिजल्ट आपने 91 दिया और क्वेश्चन पेपर गलत क्वेश्चन आंसर जो है
उस पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए था। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि ये डायरेक्ट एविडेंस है। ये वो जैमर, सीसीटीवी, 11 बजे कौन पहुंचा, 12 बजे कौन पहुंचा, क्या हुआ, इसमें कभी आप बीपीएससी को हराने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंत में कोर्ट जो है वो सरकारी कागजात को ही मानता है। और सरकारी कागजात कौन देगा? पटना एडमिनिस्ट्रेशन ही दिया। क्या आपको लगता है कि उसके जगह आपके द्वारा दिए गए तथ्यों को मानेगा? तो फिर से गिरीश जी के द्वारा जो है ये कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो पेपर वहां पर गड़बड़ी के कारण जो आउट हुआ वो कैसे सर्कुलेट हुआ, लेकिन उसके लिए भी पुख्ता प्रमाण नहीं रखे गए। ट्विटर पर लिखा गया, छात्रों का बात रखा गया, कोई फिजिकल एविडेंस, कोई डिजिटल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस ये दिया जाता तो वो टिकता वो। और छात्रों को याद होगा, हमने शुरू में भी कहा था कि देखिए आयोग सीधे यही तर्क देगा कि 11 बजे हमारे सभी छात्र जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए थे, 2 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 12:30 बजे 1 बजे क्वेश्चन अगर आउट भी होता है एक सेंटर पे तो किसी और को नहीं मिलेगा। अच्छा, जो परीक्षार्थी है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, और ये कोर्ट ने मान लिया। केवल जो है कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो गर्दनी बाग में मैक्सिमम लोग बात बनाने के लिए आए। सब लोग यही सोचा कि आरोप देने से, गाली देने से री एग्जाम मिल जाएगा, हल्ला करने से री एग्जाम मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि पहले सिर्फ छात्रों के द्वारा जब प्रयास किए जाते थे तब नहीं बात बनती थी। आपको याद होगा 2022 का परसेंटाइल आंदोलन, क्यों आयोग झुकी, क्यों नीतीश कुमार ने यह कहा कि हाँ एक ही दिन में परीक्षा होगा, क्योंकि वो विशुद्ध छात्रों का आंदोलन था। 6 दिसंबर को कितना बार हमारे द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया आयोग को कि आप एक नोटिस दे दे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन बीपीएससी गेट के बाहर जो प्रदर्शन हुआ उसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें नोटिस देना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि आखिर क्या वजह है कि 101 दिन आप गर्दनी बाग में बैठे रहे, न सरकार, न आयोग और न ही कोर्ट, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थापित हो चुका था कि ये आंदोलन जो है दिग्भ्रमित हो चुका है, अपने उद्देश्य से भटक चुका है, और इसमें ऐसे लोग आ गए हैं जिनका उद्देश्य री एग्जाम नहीं कुछ और है। और अंततः 28 मार्च यानी कि आज जो जजमेंट आया है उसमें देखिए, आप ये भले कितने भी आरोप लगा ले, बिक गया, ये हुआ, वो हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन जब मामलों में दम होता है तो कोई ना कोई जजमेंट जो है सपोर्ट में आता ही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो बस एक आयोग को कह दिया गया कि आप एक स्ट्रक्चरल कुछ चेंज कीजिए और एक हाई लेवल कमेटी बनाइए। इसका मतलब क्या है कि देखिए, को सबूत जो है ना, जो ठोस सबूत होता है वो बहुत बड़ा प्रमाण होता है, उसे कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। लेकिन सबूत के साथ एक और प्रॉब्लम है कि वो ठोस नहीं रहे तो फिर इसे साबित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये वीडियो कर रहा हूं, न जाने मुझे कितनी गालियां सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आंदोलन जो है, छात्रों का आंदोलन शुरुआत में ही खत्म हो गया, 25 दिसंबर के आसपास ही खत्म हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के आने के बाद से, शिक्षकों के आने के बाद से ये अपना दिशा भटक चुका था, और उसका परिणाम आज कोर्ट में, और जिस तरह आयोग, सरकार, किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, वो सब पहले से ही नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जज्बे को
मैं सलाम करता हूँ रामांशु मिश्रा सर। फिर से उनके साथ बहुत सारे छात्र रहे हैं, पंकज, फिर से बताएं कि प्रज्ञेश सर हैं, वो राम कश्यप, बहुत सारे छात्र रहे हैं जिन्हें हम पहले दिन से देख रहे हैं और उनके द्वारा संघर्ष किया गया। देखिए, बुराई जो है वो हारने में नहीं है, हार जीत तो लगा रहता है। बुराई है झूठे और खोखले वादे करने में, भभकी मारने, बड़की जो मारना जो कहा जाता है उसमें। और गद्दी बाग में जो है एक से एक झूठे आए, एक से एक फेंकने वाले आए, एक से एक दावा करने वाले आए, एक से एक अफवाह फैलाने वाले आए, एक से एक अफवाह फैलाए। और एक बात जान लीजिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मूवमेंट हो, वो ये कोई सोचेगा कि हम एक माहौल बना देंगे और हो जाएगा। देखिए, अब देश इससे आगे निकल चुका है। ये एक समय था जब सोशल मीडिया से पूरा माहौल बना दिया जाता था और सरकार जो है प्रेशर में आके किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेती थी, लेकिन वो अब ज़माना चला गया। शाहीन बाग देख लें, कितना भी चिल्लाते रह गया लोग, कोई सुनने के लिए नहीं आया। किसान आंदोलन ही, अगर यूपी चुनाव नहीं रहता तो वो उस पर कोई सुनवाई नहीं होने जा रहा था। 1 साल तक लोग बैठे हुए थे। तो ये जो है माहौल बनाकर किसी को जो है सही बात नहीं बोलने देंगे, जो गलत भी बोले, मेरे सपोर्ट में बोले, उसका वेलकम है। और ये हम काम कभी नहीं करने वाले थे। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग चिढ़ना शुरू कर दिए और उनको लगा कि हम जो हैं छात्रों की बात नहीं करते। अरे छात्रों की बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हम गलत सलत कुछ भी और आपको खुश करने के लिए कुछ भी चला दें। चलाए ना, बहुत लोग हो रहा है री एग्ज़ाम 18 दिसंबर से। पूछिए किन आधार पर उन्होंने एक तरफा चलाया। तो खैर, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 42 मिनट का हो चुका है वीडियो। 3.5 महीने का मामला भी था। आपको क्या लगता है? बहुत सारे पॉइंट मेरे छूट भी गए हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। और ये कड़वी बातें थी, माने तो ठीक, नहीं माने तो अपने को भुलावे में रखने से, शुतुरमुर्ग की तरह जो है माथा नीचे रेत में दबा लेने से जो है वो तूफान, ऐसा नहीं है कि तूफान गायब हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।